हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने पीसी को अपग्रेड करने जा रहा हूँ कोर i5 सीपीयू से। 9th जनरेशन का जो सीपीयू है ये, और इसका मॉडल नेम है i5 9600KF 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 है। इसका मतलब इसके अंदर K है, तो इसका मतलब इसको हम ओवर क्लॉकिंग कर सकते हैं। अनलॉक्ड है, ओवर क्लॉकिंग की जा सकती है, जिससे हमारे कंप्यूटर में जो है परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है। और F का मतलब है इसके अंदर जो है अलग से ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। इसके अंदर इनबिल्ट वीजीए वाली चिप नहीं है, इसके अंदर ग्राफिक्स वाली चिप नहीं होती। तो के का मतलब होता है ओवर क्लॉकिंग कर सकते हैं, और एफ़ का मतलब है इसके अंदर ग्राफिक कार्ड अलग से चाहिए होता है, इसके अंदर चिप नहीं है। तो अब मेरे पास ग्राफिक कार्ड ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये के है, ओवर क्लॉकिंग करते हैं जब भी, आपको पता होगा ओवर क्लॉकिंग हम करते हैं सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, तो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट जो है, हीट को उतनी ही फास्टली रिड्यूस करने के लिए, यानी उसको हीट ट्रांसफ़र करने के लिए जिससे सीपीयू आपका ठंडा रहे, उसके लिए आपके पास एक अच्छा सीपीयू कूलर होना चाहिए। साथ ही साथ चाहिए होता है आपको अच्छा वेंटिलेशन वाला पीसी केस। अच्छा, देखिए, जो नॉर्मल सीपीयू का जो कूलर होता है, स्टॉक कूलर कहते हैं जिसको, उसमें उतनी स्पीड से भी, मतलब नॉर्मल सीपीयूज़ के लिए ठीक होता है, पर ओवरक्लॉकिंग वाले हाई परफॉर्मेंस वाले सीपीयूज़ के लिए उतना ठीक नहीं रहता। और जो आपका सीपीयू जो ओवरहीट करने लगता है, और कई बार जो है थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होने लगती है। तो उस केस में आपको एक अच्छा सीपीयू कूलर चाहिए होता है। ये है डीप कूल का AK400, ये जो मेरे पीसी केस के हिसाब से। अच्छा, जब भी आप कभी भी सीपीयू कूलर ख़रीदने जाएं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके जो सीपीयू का जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर आपके जो कूलर की हाइट है वो मिला के वो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इसमें हाइट जो है लिखी रहती है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डायमेंशन में लिखा है 127, 97, 155। तो मेरे जो कैबिनेट के अंदर जो है आई थिंक 160 या 175 ऐसे कुछ जो है, उतना बड़ा सीपीयू कूलर लग सकता है। तो आपको पीसी पार्ट पिकर जो वेबसाइट है, या फिर आप अपने जो भी आपका कैबिनेट है उसकी वेबसाइट पे जाके, उसके सपोर्ट सेक्शन में जाके, और आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर जो मैक्सिमम सीपीयू कूलर की हाइट कितनी लग सकती है। उसी हिसाब से उतनी हाइट वाला ही सीपीयू कूलर आप इसमें लगा सकते हैं। तो मैं इसको ओपनिंग करूँगा और इसको देखूँगा। एक्चुअली मेरे जो सीपीयू है, जो अभी का जो सीपीयू है वो है i3, और वो भी K सीरीज़ का है, तो उसमें भी ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, और एक्चुअली ग्राफिक कार्ड मेरा ठीक है, मदरबोर्ड ठीक है, मेरे पास SSD EVO है सैमसंग की, तो मुझे जो परफॉर्मेंस का जो इशू है वो सीपीयू की वजह से आ रहा है। तो i5 8500 जो लगा हुआ था वो नॉर्मल सीपीयू था, मतलब उसमें ओवरक्लॉकिंग और इनबिल्ट ग्राफिक था। तो स्टिल मेरे को ये सही लगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड है, तो मैं इसको लगा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है डीप कूल का AK400। इसके साथ एक सिंगल फ़ैन आता है 120 mm का। और आइए ओपनिंग करते हैं, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमें एक तो इसकी इंस्टॉलेशन किट मिलती है, इसकी बड़ी अच्छे से पैकिंग है, और ये है आपका असली प्रोडक्ट। बॉक्स को साइड में कर लेता हूँ। ये आपका असली प्रोडक्ट है, और इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है। ये इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा लोगो है डीप कूल का। और इस साइड से जो इसकी हीट सिंक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, हैवी है। ऐसा नहीं है लोकल है जो दबाने से हिलती हैं, वो वाली नहीं है। इसमें ये फ़ैन के लिए जो क्लिप्स लगी हुई हैं, फ़ैन है इसके साथ क्लिप लगी हुई है। इसके साथ ही ऑलरेडी इसके ऊपर हीट सिंक पेस्ट जो है लगा हुआ है, तो आपको अलग से पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम जब निकालेंगे, जब हम इसको लगाएंगे। इसके साथ 4 पिन की PWM वाली केबल है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो हीट पाइप वाला सिस्टम है, मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि हीट पाइप जो है ऑलरेडी ठंडे हैं। अगर मैं किसी और मेटल को टच करता हूँ तो इतना ठंडा नहीं है जितना ये हीट पाइप वाला ठंडा है। यानी इसका मतलब जो इसकी हीट ट्रांसफ़र जो एफिशिएंसी है जो, वो काफ़ी अच्छी है। यानी जो इसकी हीट है वो सारी यहाँ से रेडिएट हो रही है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अब इसको लगाना कैसे है मैं बता देता हूँ।
इसको साइड में कर देते हैं। इसके साथ जो चीज़ें आती है उसमें से आता है ये सारा सामान आता है इसके साथ। अगर हम एक और फ़ैन लगाना चाहें इसके अंदर तो उसके लिए है, हाँ श्योर ये उसी के लिए है। अच्छा, इसमें दो तरह के जो फ़ैन के माउंट्स आते हैं, एक तो ये ऑरेंज वाला है और एक ये ब्लैक वाला है। तो आई थिंक ब्लैक वाला तो हाँ इंटेल के लिए है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है इंटेल, इंटेल लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी इंटेल के लिए है। और यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि ये इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, ये क्लिक की आवाज़ आती है तो इसको स्लाइड कर सकते हैं। अगर आपका 1700 सीरीज़ का सीपीयू है तो ये बाहर की तरफ आएंगी, ये जो इसके स्क्रूज हैं बाहर की तरफ रहेंगे। और अगर आपका इंटेल का 1151 सीरीज़, 55 सीरीज़ या फिर 1151 का सीरीज़ है तो उसको फिर क्लिप्स को अंदर की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके होल जो छेद होते हैं वो पास पास में होते हैं। ये आपके बैक साइड में लगेगा, ये आपके मदरबोर्ड के बैक साइड में लगेगा, इस तरह से बैक साइड में मदरबोर्ड के। ये आपकी माउंटिंग प्लेट है जिसके ऊपर आपका जो फ़ैन है वो बैठेगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे तो इस पर लिखा हुआ है 110115X। X का मतलब है 1150 भी हो सकता है, 1151 भी हो सकता है, 52, 53, इस तरह से। अगर 115 की सीरीज़ है जो आपके सॉकेट की सीरीज़, यानी जो आपका प्रोसेसर है, जैसे इसमें मैंने दिखाया कि ये 1151 है तो 1151 वाली सीरीज़ के साथ ये वाले माउंट्स लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है लगाने से पहले। और ये शायद AMD के लिए है, ये AMD वाली CPU के लिए है। तो AMD वाला तो हमें लगाना नहीं है, तो इसको हम साइड कर देते हैं, इसको हमें यूज़ नहीं करना अभी फ़िलहाल। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा फ़ैन भी नहीं लगा रहे हैं अभी, तो हमें फ़िलहाल जो 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये है बैक प्लेट, फ़ैन माउंट और ये इसके स्पेसर्स। तो आइए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें स्टॉक कूलर को निकालना पड़ेगा और अपने CPU को भी, जैसे मेरे को i5 लगाना है तो CPU भी मैं चेंज कर रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ, तो CPU लगाना है। आइए दिखाते हैं कैसे करते हैं उसको। सबसे पहले हमें CPU के स्टॉक कूलर को निकालने के लिए इसके जो लॉक्स होते हैं इनको घुमाना पड़ता है। इनको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उससे पहले आपको फ़ैन की जो कनेक्टर है उसको निकालना है, और उसके बाद आप इसको खींचेंगे तो एजेट पूरा का पूरा ऐसे बाहर निकल आएगा। ये हमारा CPU है। इसको निकालने के लिए हमें इस लॉक को जो है, लैच को, इसको उठाना पड़ता है, स्प्रिंग को, और इसको पूरा ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद बड़े ध्यान से इस प्रोसेसर को पकड़ के हमें आराम से, बिल्कुल बिना कहीं टच करते हुए इसको निकाल देना है और इसको किसी सेफ जगह पे रख देना है। i5 को निकाल लेते हैं। अब इसको हम लगा देंगे। अच्छे से देख लेंगे कि ये सही से बैठ गया है कि नहीं, इसके कोने मिल गए हैं कि नहीं, ये अपने खांचे में बैठ गया है। अब इसको आराम से हम बंद कर देंगे और आराम से इसको हम लॉक कर देंगे। अब ये आपका जो है CPU बैठ गया है। इसके बाद हमें फ़ैन लगाना है। फ़ैन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, हमें इसके बैक प्लेट जो है हमें लगानी पड़ेगी मदरबोर्ड के बैक साइड में। तो क्या हमें पूरा मदरबोर्ड निकालना पड़ेगा, उसके बाद बैक प्लेट लगानी पड़ेगी, या हम इसके थ्रू, इसके बैक साइड में हम इसको खोल के लगा सकते हैं। ये चेक कर लेते हैं कि क्या हम इसको बिना मदरबोर्ड निकाले भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम बैक प्लेट के लिए, मतलब मदरबोर्ड के बैक साइड को एक्सेस करने के लिए काफ़ी स्पेस है। तो पहले हम इसको हटा लेते हैं। अब हमें यहाँ पे जो होल दिखाई दे रहे हैं आपको, इन होल्स में हमें इस प्लेट को लगाना है और आगे की तरफ से हमें पेंच लगाने हैं। तो मैं बैक प्लेट लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगेगी। अच्छा, इसमें दो तरह के जो स्पेसर दिए गए हैं, एक है आपका 1151 या 1150 सीरीज़ का, और एक इसमें स्पेसर दिए हुए हैं 1700 सीरीज़ वाले जो आपके नए प्रोसेसर हैं उनके लिए। तो ये देख लेना, इसका जो स्पेस का साइज़ है, मतलब इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बड़ा है।
अगर आप दे पा रहे होंगे ज़्यादा ध्यान से, तो इसका स्पेस का साइज़ बड़ा है, स्पेसर का साइज़ बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो हमें 1151 जो आपका सीपीयू का जो आपका सॉकेट होगा उसी के हिसाब से आपको ये सेलेक्ट करने हैं और ये वाले लगाने हैं। तो मैं 1151 वाले चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स उठे हुए हैं, यहाँ पे भी कैपेसिटर्स हैं। तो उसी हिसाब से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी ये थोड़ा सा उठा हुआ है, प्लेट जो उठी हुई है। और जो इसके ये जो स्क्रू वाला एरिया है, ये जो 2 स्क्रू आप देख पा रहे होंगे, ये स्क्रू वाला एरिया इस तरह से होगा। जैसे ही आप इसको स्क्रूज़ को कसना शुरू कर देंगे, ये अपने सेंटर में आ जाएगा। तो हमें ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हल्के से, और स्क्रू को कसते वक्त ध्यान में ये रखना है कि बिल्कुल आप इसको बड़े ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, ये आराम से अपने नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। ध्यान रहे ये एक बार लगाते वक्त ये ध्यान रहे कि ये कहीं टच ना हो रहा हो। वैसे तो जो सॉकेट के जो एरिया होता है वो डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि कहीं टच ना हो। तो ये भी सेंटर में ही है, बिल्कुल कहीं टच नहीं हो रहा है। अब इसको आराम से सारे स्क्रूज को हम आराम से कस देंगे। देखिए इसमें 2 एरो के निशान भी बने हुए हैं। ये तो निशान है कि आपका जो पंखा घूमेगा वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, और ये जो आपका निशान है ये आपका बताता है कि जो आपके फ़ैन की हवा की डायरेक्शन रहेगी वो इस तरफ रहेगी। तो ये हमारा फ्रंट की तरफ रहेगा और ये हमारे बैक साइड में रहेगा। तो आइए अब इसको बिठा देते हैं आराम से। अच्छा, बिठाने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखना ये पड़ेगा कि जो इसके नीचे का जो स्क्रू आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रू है इसको टाइट करने के लिए ये फ़ैन इसके रास्ते में आ रहा है, तो इस फ़ैन को पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा। फ़ैन हमें रिमूव करेंगे पहले। इस फ़ैन रिमूव करने के लिए बस आपको क्या करना है, इस स्प्रिंग को हमें यहाँ से साइडों से खींच के निकाल देना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रू को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब स्क्रू बराबर बराबर रखते हुए दोनों तरफ से वो जो 2 मैंने स्क्रू दिखाए थे उसके ऊपर इसको टाइट कर देना है। जैसे हमने नीचे के बेस प्लेट के जो स्क्रूज को कसा था उतनी ही मात्रा में इसको भी कस देना है। आराम से कसना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। इसके आगे हमें फ़ैन लगा देना है। तो 2 स्प्रिंग हमें मिले हैं, एक आगे के लिए है, पीछे के लिए है। तो इसके साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है एक सिंगल फ़ैन मिलता है। तो अगर आप दूसरा फ़ैन भी लगाना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करें कि सेम कंपनी का ही फ़ैन हो, सेम आरपीएम हो, सेम एयर डिलीवरी हो उसकी। अब केबल को भी हमें देखना है कि किस तरह से, चलो ऐसे ही लगा देते हैं फ़िलहाल। इसको लॉक को मैंने लगा दिया है, स्प्रिंग को मैंने बिठा दिया, ये आपकी स्प्रिंग बैठ गई है। सीपीयू को कनेक्टर को भी मैंने लगा दिया है। फ़ैन आपका स्टेबल है, काफ़ी हिल नहीं रहा है। तो अब इसको हम चालू करके देखते हैं। आइए इसको स्टार्ट करके देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। फैन है और देखते हैं अभी स्पेक्स देखते हैं कूलिंग के क्या आ रहे हैं और कैसे क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं हम ये कौन सा प्रोसेसर है। अब हम जो है इसके टेम्परेचर को चेक करेंगे साथ ही। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 45 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर आ रहा है। इसको बेंच टेस्ट करेंगे, स्ट्रेस करेंगे सीपीयू को, सीपीयू पे लोड डालेंगे तो देखते हैं क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं। ये 60 डिग्री है। पूरी तरह से सीपीयू पे लोड डालने के बाद भी ये जो सीपीयू का टेम्परेचर है 61 डिग्री तक ही पहुंच पा रहा है।
उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले जो टेम्परेचर था ये स्टॉक सीपीयू के साथ जो है 75 तक पहुंच रहा था, जो कि अब 61 तक मैक्सिमम पहुंच रहा है। तो कूलर तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से हमारे जो मॉड है, ये जो अपग्रेड है, काफ़ी कामयाब रहा और मेरे लिए काफ़ी सही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।